हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़। इस लेक्चर में हम स्कैटरिंग से रिलेटेड थोड़ा कुछ कैनेमेटिक्स की बात करेंगे। ओके, एक्चुअली जो स्कैटरिंग प्रॉब्लम है उसको हम दो अलग अलग फ्रेम्स में स्टडी करते हैं। एक है लैब फ्रेम और एक जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ओके, लैब फ्रेम वो है और जो हमारा इस पहले लेक्चर में एम है, ये दोनों जो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं इसमें जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस हैं ये अलग अलग निकलते हैं, अलग अलग बनते हैं। ओके, तो उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। ओके, और इस लेक्चर में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, मैंने वेक्टर नोटेशन को अवॉइड करने की कोशिश की है, उसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम है। ओके, तो डायरेक्शंस वगैरह जो हैं वेलोसिटीज़ की वो मैंने बाई हैंड पुट किए हैं, सो बी ए बिट केयरफुल अबाउट दोज, अदरवाइज़ कोई ऐसा वो नहीं है। अब ये दो फ्रेम्स क्या हैं जो हम कह रहे हैं कि एक लैब फ्रेम और एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम होता है। एक्सपेरिमेंट जो हम परफॉर्म करते हैं यूजुअली वो लैब फ्रेम में परफॉर्म करते हैं, और जिस तरह का सेटअप हमारे दिमाग में है वो ये है कि टारगेट हमारा इनिशियली इज़ एट रेस्ट। ओके, जो प्रोजेक्टाइल है वो हम किसी वेलोसिटी से किसी डेफिनेट मोमेंटम से प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो इनिशियली स्टेशनरी है। हाँ, स्कैटरिंग के बाद, स्कैटरिंग को अगर हम यहाँ पे कोलिजन की तरह कहेंगे, कोलिजन के बाद तो वो अपनी जगह से मोमेंटम लेके मूव करना शुरू कर देगा, बट बिफोर इन द इनिशियल स्टेट वो द टारगेट इज़ इनिशियल एट रेस्ट। तो यही हमारे जो है लैब फ्रेम है। तो एक्सपेरिमेंट्स यूजुअली हम लैब फ्रेम में परफॉर्म करते हैं। ओके, और लेकिन जो एनालिसिस होता है प्रॉब्लम का, दैट बिकम्स मच ईजियर इन अनदर फ्रेम विच इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ओके, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा ज़ीरो होता है। ओके, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो और बहुत सारी और क्वालिटीज़ भी हैं इसकी। अगर कोलिजन आपका इलास्टिक है तो पार्टिकल्स जिस वेलोसिटी से आए स्कैटरिंग या कोलिजन के बाद उसी वो अपनी वेलोसिटी रिटेन करते हैं। तो इसलिए मैथमेटिकल एनालिसिस जो है ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इट बिकम्स मच ईजियर। तो इसलिए ये दो फ्रेम्स हैं, आपने एक्सपेरिमेंट जिस फ्रेम में किया, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यू स्विच ओवर टू अ डिफरेंट फ्रेम, द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो इन दोनों में कनेक्शन क्या है, इन दोनों के डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में कनेक्शन क्या है, वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश। ओके, अभी पहले लैब फ्रेम की बात करते हैं। लैब फ्रेम में इनिशियली सिचुएशन ये है, ये पार्टिकल है मास m1 का, जो वेलोसिटी u1L से आ रहा है। यहाँ पे जो मैं नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ वो इस तरह से है, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्कैटरिंग या कोलिजन से पहले इनिशियल स्टेट में जो वेलोसिटी है। ओके, जब ये अभी पोटेंशियल के रीजन में नहीं पहुँचा है, जब इनिशियली हमने जिस वेलोसिटी से इसे लॉन्च किया है वो है u, और 1 फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, और l जो कि लैब फ्रेम में है। सिमिलरली u2l 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल इन द लैब फ्रेम। ये पार्टिकल लैब फ्रेम में रेस्ट में है। ओके, बिफोर द कोलिजन कहूँ मैं, बार बार यहाँ पे कोलिजन शब्द इस्तेमाल करूँगा, बी केयरफुल। बिफोर द कोलिजन वेलोसिटीज़ ये हैं। ओके, ये पार्टिकल इस वेलोसिटी से यहाँ मूव कर रहा है। ओके, एंड और स्कैटरिंग के बाद की जो सिचुएशन है उसको मैंने ग्रीन एरो से दिखाया है। m1 मास का जो पार्टिकल है स्कैटर होके थीटा एल एंगल पे स्कैटर होके चले गया। यहाँ पे मैंने केवल 2 डायमेंशनल फिगर बनाया है, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल स्कैटरिंग जो हम स्टडी करने वाले हैं स्फेरिकली पोटेंशियल केस में, तो उसमें फाई एंगल वैसे भी अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस 2 डायमेंशनल फिगर वुड सफाइस फॉर अस। ओके, तो जो जिस एंगल पे ये स्कैटर होके गया है पार्टिकल, मानो लेट्स से दैट एंगल इज थीटा एल, लैब फ्रेम में आपको ये एंगल थीटा एल नजर आया, एल अगेन फॉर द लैब फ्रेम। ओके, और ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी से गया इस डायरेक्शन में, थीटा एल डायरेक्शन में, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू द जेड एक्सिस, वो वेलोसिटी है हमारा v, u फॉर इनिशियल वेलोसिटीज़, v फॉर फाइनल वेलोसिटीज़, फाइनल मतलब आफ्टर स्कैटरिंग या आफ्टर कोलिजन। ओके, और ये फर्स्ट वाले पार्टिकल की वेलोसिटी है लैब फ्रेम में, सो v1l। ओके, बाद में हमें इतने सारे नोटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में एक्चुअली हमें केवल प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन हमारे पास रहेगा, एक्सप्रेशन में यही टर्म रहेगा, तो बाद में तो मैं इसे v से रिप्लेस कर दूंगा। पर अभी के लिए मैंने मे बी इट इंट्रोड्यूस अननेसेसरी नोटेशन, लेकिन ये फिर भी क्लैरिटी रखता है, तो मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है। इनिशियल वेलोसिटीज़ ये, और टकराने के बाद, स्कैटरिंग के बाद ये वाला जो पार्टिकल है ये भी किसी डायरेक्शन में जाएगा। हमें इसकी डायरेक्शन और इसकी वेलोसिटी में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने जस्ट इसे एक एरो दिखा के समवेयर लिख दिया है, m2 मास कहीं जाएगा। ओके, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन के कारण उसे भी कुछ मोमेंटम लेके किसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, पर आगे से हम इस पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे। हमारा इंटरेस्ट केवल ये है, हमारा स्कैटर्ड पार्टिकल जो है वो किस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से गया है। ओके, अच्छा, let me just repeat some ideas. ये school level ideas हैं, but just let me go over through them, okay, because we tend to forget them over time. Momentum conservation, treat this as a collision, एक collision process के साथ ट्रीट करें तो momentum conservation का प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे। इलास्टिक कोलिजन हम कह रहे हैं कि हमारे जो स्कैटरिंग है वो इलास्टिक है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी हमें कंसिडरेशन में लेना है। ओके, दिस, और
जो फाइनल स्टेट क्वांटिटी है, फाइनल स्टेट क्वांटिटी से मेरा मतलब है से इस पार्टिकल की वेलोसिटी, इसकी भी, लेकिन इस पे हमारा इंटरेस्ट नहीं है। इस पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इसके स्कैटरिंग एंगल वगैरह पे डिपेंड करेगी। तो वो जैसे आप स्कूल लेवल पे आप कैलकुलेशन करते हैं, मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स अप्लाई करें तो यू कैन फाइंड कि फाइनल स्टेट में क्या वेलोसिटी होने वाली है इस पार्टिकल की और इधर दिस पार्टिकल। ओके, अच्छा, अब सिचुएशन ये है, ये जो सिस्टम है टू बॉडी सिस्टम, इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जो फोर्सेस लग रहे हैं या जो पोटेंशियल है वो इन दोनों का रिलेटिव पोटेंशियल है। ओके, या फोर्सेस के टर्म में कहें, फोर्स जो है वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है जिसके कारण स्कैटरिंग हो रही है। तो क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा और उसके कारण वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर मैं इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक बार डिटरमिन कर दूँ, और वो हम इनिशियल स्टेट में डिटरमिन कर सकते हैं जब इस पार्टिकल ने इस वेलोसिटी से चलना शुरू किया है और उस समय इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो उस समय अगर हम इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लें तो क्योंकि इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लगातार उसी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा होगा। ओके, जस्ट अगेन टू रिमाइंड, किसी जनरल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास से टू बॉडी सिस्टम है तो m1r1 प्लस m2 r2 और m1 प्लस m2। ओके, और m1 प्लस m2 को मैं कैपिटल M लिखूंगा तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ओके, और इस एक्सप्रेशन को आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो दिस बिकम्स VCM, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास इज इक्वल टू m1 टाइम्स इसका डिफरेंशियल V1, इसका डिफरेंशियल V2, m1 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस m2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल ओवर टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ओके, दिस इज जस्ट रिमाइंडर। तो यहीं से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो MVCM इज इक्वल टू दिस इज P1 द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एंड दिस इज P2 द मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल। ओके, यस, और यही हमारा क्या होता है, P टोटल, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैरिड बाय द सिस्टम एट एनी इंस्टेंट। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ये टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, और P टोटल कांस्टेंट है तो VCM भी कांस्टेंट होगा क्योंकि कैपिटल M तो कांस्टेंट है। ओके, सो दिस इज जस्ट रिमाइंडर ऑफ बेसिक फिजिक्स। हमारे सिनेरियो के लिए मैं इस एक्सप्रेशन को यूज़ करना चाहता हूँ, पर जो मैं ऊपर बात कर रहा था मैं वेक्टर लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा, मैं वेलोसिटीज़ वगैरह की डायरेक्शन बाई हैंड डिटरमिन कर लूँगा। इनिशियल स्टेट में इसका मास ये है और इसकी वेलोसिटी हमें पता है, और इसका मास ये है और इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो उस समय सिस्टम के जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, m1 टाइम्स फर्स्ट वाले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u1 लैब इन द लैब फ्रेम प्लस m2 उसकी वेलोसिटी ज़ीरो ओवर m। ओके, नो वेक्टर नोटेशन नीडेड तो क्यों नहीं था, आप कर सकते थे, बट आई हैवंट यूज, लेट मी से इट दिस वे। ठीक है, मैंने वेक्टर नोटेशन को अवॉइड किया है दिस। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो इस सिस्टम की है, लैब फ्रेम में ही जो सेंटर ऑफ मास है वो लगातार इस वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, आगे मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन z एक्सिस के अलॉन्ग m1 u1 l ओवर m। ओके, दिस वेलोसिटी डिटरमिन्ड फ्रॉम इनिशियल कंडीशंस होल्ड्स फॉर ऑल टाइम्स। ये हमने इनिशियली जो स्टेट थी उस समय ये वेलोसिटी निकाली है, बाद में जैसे जैसे पार्टिकल इसके करीब आएगा डिपेंडिंग ऑन फोर्स अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, ये स्लो डाउन या फास्ट होगा, बट सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लगातार उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा विच इज़ रिटन ओवर हियर। ओके, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम विच इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल पॉइंट, ओके, इज कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉरवर्ड इवन आफ्टर द कोलिजन या स्कैटरिंग होने के बाद भी सेंटर ऑफ मास इसी वेलोसिटी से लगातार आगे बढ़ता रहेगा। किस वेलोसिटी से, दिस वेलोसिटी। ओके, विद दिस वेलोसिटी लैब फ्रेम में। तो ये तो लैब फ्रेम की बात हुई जहाँ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिस फ्रेम में, तो पार्टिकल आया, इससे टकराया, स्कैटर होकर निकल गया, तो हमने एक कहा अच्छा इस सेंटर सिस्टम का कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा, तो वो सेंटर ऑफ मास लगातार आगे बढ़ रहा है और किस वेलोसिटी से, विच वी हैव डिटरमिन्ड। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो मैथमेटिकल ईज हमें ऑफर करता है, विच इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ओके, नाउ कंसिडर एन ऑब्जर्वर मूविंग विद वेलोसिटी VCM इन द लैब फ्रेम। आप लैब फ्रेम में ही अभी देख रहे हैं, लेकिन एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो खुद सेंटर ऑफ मास के साथ चल रहा है। सेंटर ऑफ मास के साथ चलने का मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से चल रहा है वो। ओके, जो हमने ये वैल्यू निकाली, तो एक ऑब्जर्वर यहाँ साथ साथ इस वेलोसिटी से चल रहा है, VCM से आगे की ओर चल रहा है। ओके, तो ये जो ऑब्जर्वर है, नया ऑब्जर्वर जो है, जो लैब फ्रेम के रेस्पेक्ट में VCM वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ये ऑब्जर्वर का जो फ्रेम है उसी को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहते हैं। दिस ऑब्जर्वर विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी VCM इन द लैब फ्रेम डिफाइंस द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ओके, इस ऑब्जर्वर के लिए क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास की ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लैब फ्रेम में सेंटर ऑफ मास ये जा रहा है, लेकिन ये ऑब्जर्वर भी उसी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या है, एट रेस्ट। तो अब हम ऑब्जर्वर वगैरह के टर्म में अगर ना कहते, सीधे सेंटर ऑफ मास फ्रेम वो है जिसमें सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी होता है। ओके, लैब फ्रेम वो है हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के हिसाब से जिसमें टारगेट स्टेशनरी है, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम वो है जिसमें सेंटर ऑफ मास क्या है, स्टेशनरी है। ओके, तो ये है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। लेकिन अब पहला सवाल तो यही आता है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्यों यूज़ कर रहे हैं, लैब फ्रेम में के साथ क्या इशू था। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो वेलोसिटीज़ एंड ऑल दीज थिंग्स हैं उनकी वैल्यूज़ को अगेन मैंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है।
ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये रेड पॉइंट मैंने सेंटर ऑफ मास दिखाया, ये स्टेशनरी होगा। ये पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास पे जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो कि स्टेशनरी है, उसको ये लगेगा ये पार्टिकल भी मेरी तरफ आ रहा है और उसको ये वाला पार्टिकल भी अपनी तरफ आते हुए लगेगा। ओके, तो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी अगेन u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, 1 फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है, सो u1c। और ऐसे इसकी वेलोसिटी u2c। इस समय इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, हम अभी कंप्यूट कर लेंगे वेरी इजीली, बट ये इनिशियल स्टेट में सिचुएशन है, ये दोनों पार्टिकल्स ही आ रहे हैं और टकराने के बाद अगर ये पार्टिकल किसी डायरेक्शन में गया, से थीटा सी एंगल, ये स्कैटर होके हमारा ये पार्टिकल इनिशियल पार्टिकल इस डायरेक्शन में गया, विच मेक्स एन एंगल थीटा सी विद द जेड एक्सिस। स्कैटरिंग एंगल अगर थीटा सी है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहले ये जो पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल, ये जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। ओके, इनिशियल मोशन भी दोनों का एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में था और जो फाइनल मोशन है वो भी एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, वो एक डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उसमें भी अपोजिट डायरेक्शंस में है। ये वाला पार्टिकल यहाँ जा रहा है और ये वाला यहाँ आ रहा है। ये मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है, आई विल डिस्कस दिस इन अ मोमेंट, बट बिफोर दैट मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा सी जो लैब फ्रेम में एंगल ऑफ स्कैटरिंग नज़र आएगी उससे अलग होगी। अगर रियली कोई ऑब्जर्वर इस एंगल को मेज़र कर रहा है लैब फ्रेम में, तो वो जो वैल्यू यहाँ रीड करेगा और ये जो वैल्यू जो रीड करेगा, ये दोनों डिफरेंट होंगे। ओके, यस इंडीड द स्कैटरिंग एंगल्स विल बी परसीव्ड डिफरेंटली बाय द डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। मैंने यहाँ पे ये जे नहीं लिखा है, ये एक्चुअली स्कूल लेवल पे सबसे पहली कैलकुलेशन जब हम रिलेटिव मोशन की करते हैं तो उस तरह की आती हैं। बारिश हो रही है और आप अम्ब्रेला लेके चल रहे हैं और बारिश वर्टिकली पड़ रही है, तो छाता कैसे में होल्ड करें वगैरह वगैरह वगैरह, ये वही बात हो रही है। छाते का जो एंगल है बारिश की ड्रॉप के रेस्पेक्ट में तो परपेंडिकुलर रखा हुआ है आपने, पर आप अपने आप रियलाइज़ करते हैं नहीं हमने तो छाता किसी एंगल पे रखा हुआ है, तो एंगल का परसेप्शन आपका डिफरेंट हो सकता है। सो दैट इट इज़ बेसिकली द इंटरमीडिएट फिजिक्स। ओके, इनिशियल पार्ट में हम वही करने वाले हैं शुरू के 1-1.5 पेज में, जस्ट दिस इज जस्ट रिमाइंडर। ओके, अच्छा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कोलिजन के बाद की बात ना भी करें आप, सेंटर ऑफ मास फ्रेम की डेफिनेशन ही यही है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास मस्ट बी एट रेस्ट, और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होने का मतलब जिस फ्रेम में आप गए उसमें सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब सिस्टम का टोटल मोमेंटम उसमें कितना होगा, जीरो। तो टोटल मोमेंटम जीरो कैसे होगा, जितना फॉरवर्ड मोमेंटम ये पार्टिकल लेके आ रहा है प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग, उतना ही नेगेटिव मोमेंटम मतलब माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये पार्टिकल कैरी कर रहा हो। तो मतलब इसका मोमेंटम m1 u1c और इसका m2 u2c ये न्यूमेरिकली बराबर होने चाहिए, डायरेक्शंस अपोजिट, न्यूमेरिकली दीज टू मस्ट बी इक्वल, तभी तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होगा, जीरो। और टोटल मोमेंटम जीरो होगा तभी तो सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी होगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दिस कंडीशन मस्ट नेसेसरली होल्ड। इसे आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं, इस सेंटर ऑफ मास के वाले फ्रेम की एक इनिशियल डेफिनेशन है, और एक बार आपने ये इंश्योर कर दिया तो अगर सिस्टम में केवल इंटरनल फोर्सेज हैं तो बाद में भी ये इंश्योर्ड रहेगा कि हाँ उसका नेट मोमेंटम हमेशा जीरो है। ओके, बट इनिशियली ये, लेकिन आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्यों यूज़ करते हैं उसके कुछ आप सिंप्लीफिकेशंस यहीं पे देख लेते हैं, देख सकते हैं। द पार्टिकल्स मस्ट मूव अपोजिटली आफ्टर कोलिजन या स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के बाद अगर ये पार्टिकल यहाँ गया किसी एंगल थीटा सी पे, तो ये जो दूसरा पार्टिकल है ये जेड एक्सिस से नीचे की और थीटा सी एंगल पे ये जाएगा। इस वाले केस में तो मुझे थोड़ा मैथमेटिक्स करके वर्कआउट कर सकता हूँ मैं, पर मुझे इसका एंगल डिटरमिन करने के लिए थोड़ा मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी कि अगर ये थीटा एल एंगल पे गया तो ये किस एंगल पे जाएगा। लेकिन यहाँ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसका रीज़न सिंपली सिस्टम का टोटल मोमेंटम जीरो होना है। तो अगर एक किसी डायरेक्शन में पॉजिटिव मोमेंटम लेके गया तो दूसरे का उसी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव मोमेंटम होना चाहिए। आते हुए भी ऐसा ही है, ये इधर को आ रहा है ये इधर को आ रहा है, दोनों जेड एक्सिस के अलॉन्ग हैं, एक इधर, नेट मोमेंटम जीरो। और टकराने के बाद अगर ये यहाँ गया तो ये दूसरा वाला किसी और डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, क्योंकि वेक्टर्स का सम अगर आपको जीरो करना है तो वो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो एक मोमेंटम यहाँ, एक मोमेंटम यहाँ, तो इमीडिएटली इसीलिए इस फिगर में मैंने इसका एंगल अगर थीटा सी लिखा तो इमीडिएटली मैं इसका एंगल भी थीटा सी लिख सकता हूँ। ओके, और केवल इतना नहीं, इलास्टिक कोलिजन अगर है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज़ है इलास्टिक केस में पार्टिकल्स अपना रिटेन करके रखते हैं। रिटेन करने का मतलब ये जिस वेलोसिटी से आया स्कैटरिंग के बाद जब ये एसिम्प्टोटिक रीजन में पहुंच गया, पोटेंशियल का असर खत्म हो गया, फोर्स का असर खत्म हो गया, तो इसकी वेलोसिटी उतनी होगी जितनी इनिशियली थी। इसकी फाइनल वेलोसिटी को मैंने वैसे v1c लिखा है, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, फर्स्ट पार्टिकल है और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, लेकिन v1c एक्चुअली u1c के बराबर ही होगी। जिस वेलोसिटी से इनिशियली आया होगा उसी से स्कैटरिंग के बाद वही वेलोसिटी होगी इसके पास। और ये वाला जो पार्टिकल है u2c, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी v2c इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी इन मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज हो रही है पर वेलोसिटीज़ का मैग्नीट्यूड क्या रह रहा है, सेम। ये सिंपली आप
मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करें इस सिस्टम में तो आप बहुत इजीली शो कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ये वाली कंडीशन यूज़ करके वेरी इजीली कि पार्टिकल्स अपना मोमेंटम क्या करते हैं, रिटेन करके रखेंगे। ओके दिस, तो ये मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है जो ऑफर हो रहा है। आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू भी नहीं किया और उससे पहले भी आप काफ़ी चीज़ें आपके पास पता हैं, आपको ये वेलोसिटी पता है, ये इसके बराबर होगी, यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो इनिशियल वेलोसिटी है वही हमारे स्कैटर्ड पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी होगी। ओके, इसमें ये रेड वाले की हम आगे डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। जो हमारा टारगेट था वो स्कैटर होकर जहाँ जा रहा है, हमें इसकी वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, पर इस केस में हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन भी है वैसे। ओके, बट ये तो यू कैन सी द ईज ऑफर्ड बाय द यूज़ ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ओके, तो अब हम ट्रांजिशन करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। ये ट्रांजिशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मतलब हमें ये क्वांटिटी पता है बेसिकली, ये इसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, लैब फ्रेम में हमने इसे u1L वेलोसिटी से लॉन्च किया, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये वेलोसिटीज़ कितनी है वो, और फिर हम डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को कनेक्ट करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स डू दिस। तो हम लैब फ्रेम और CM फ्रेम को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ओके, कनेक्ट करने का मतलब ये है मुझे ये पता करनी है, अगर लैब फ्रेम की वेलोसिटीज़ मुझे पता हैं u1L और 0, एक u1L थी और एक 0, तो u1C और u2C कितनी है, और ये दोनों पता लग गई तो फाइनल स्टेट वाली तो वैसे ही पता है, वो भी इनके बराबर होती हैं, तो ये पता करनी है। तो लैब फ्रेम को CM फ्रेम से, अगेन ये स्कूल लेवल, जैसे स्कूल लेवल फिजिक्स, बट लेट मी गो थ्रू इट। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमने पीछे डिटरमिन की थी, दिस एक्सप्रेशन। लैब फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये है। तो लैब फ्रेम से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाने का मतलब आपको ये वेलोसिटी यहाँ की हर वेलोसिटी में सूटेबली ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है। मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि डायरेक्शन का ध्यान हम बाई हैंड रख रहे हैं, ठीक है, मैंने वेक्टर नोटेशन यूज़ नहीं किया है। तो डिपेंडिंग ऑन यहाँ की वेलोसिटीज़ में इतना मैं अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो वो इस वाले ऑब्जर्वर को जो वेलोसिटीज़ नज़र आएंगी वो बन जाएंगी। ओके, सो लेट्स गो अबाउट दिस। मैंने यहाँ पे ये फिगर बनाए हैं, 4 फिगर हैं। ये है लैब फ्रेम की सिचुएशन, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, बिफोर स्कैटरिंग, आफ्टर स्कैटरिंग, या और ये सेंटर ऑफ मास की सिचुएशन बिफोर एंड आफ्टर की, बिफोर आफ्टर ये लिखा हुआ है, और लैब। और तो लैब फ्रेम में क्या सिचुएशन थी, ये पार्टिकल u1L वेलोसिटी से आ रहा था, जिसको मैं बाद में v लिख दूंगा, लेकिन अभी चलिए u1L ही लिखा है हमने, और इसकी वेलोसिटी तो 0 थी। अब इस फ्रेम में देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। सेंटर ऑफ मास फ्रेम वाले ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा, सेंटर ऑफ मास वाला ऑब्जर्वर खुद इस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। लैब फ्रेम के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास वाला खुद इस वेलोसिटी से, जिसको मैंने यहाँ रेड एरो से दिखाया, जिसकी वैल्यू ये लिखी है, इतनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो उस वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, जिसको मैंने यहाँ रेड डॉट से दिखाया है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये ऑब्जर्वर खुद को स्टेशनरी कंसिडर करता है। ओके, कोई भी ऑब्जर्वर खुद को स्टेशनरी कहता है। ये इस वाले फ्रेम के रेस्पेक्ट में तो ये रेड पॉइंट इस वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, लेकिन इस फ्रेम में ये पॉइंट एट रेस्ट है। तो इसके लिए पहले इसकी बात कर लेते हैं, दिस वुड बी ईजियर। ये पार्टिकल इसे ऐसा लगेगा कि ये मेरी तरफ को आ रहा है, किस वेलोसिटी से, VCM। ओके, क्योंकि इस फ्रेम में VCM से आगे जा रहा है, तो जो पार्टिकल स्टेशनरी था इसे लगेगा अरे ये तो मेरी ओर आ रहा है, किस वेलोसिटी से, VCM विद अ माइनस साइन। माइनस साइन मैंने केवल डायरेक्शन के लिए दिखाया है, वैसे डायरेक्शन मैंने यहाँ भी बना रखी है, सो मुझे माइनस की वैसे जरूरत नहीं थी, मुझे केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है। डायरेक्शन हमने बाई हैंड पिक कर, वो हो गया, हमें पता लग गया कि हाँ इसको ये लगेगा टारगेट भी इसकी तरफ आ रहा है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टारगेट स्टेशनरी नहीं है, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नेट मोमेंटम जीरो करने के लिए इन दोनों का मोमेंटम अपोजिटली डायरेक्टेड होना चाहिए। तो इसके पास भी मोमेंटम है, इसके पास भी मोमेंटम है, तो इसके पास मोमेंटम मतलब इसकी भी वेलोसिटी होगी। तो ये सेंटर ऑफ मास की तरफ आता हुआ, इस पॉइंट की तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ आता हुआ अपीयर होगा विद वेलोसिटी कितना, VCM मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन -z एक्सिस के अलावा। और फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी जो इस ऑब्जर्वर को नज़र आएगी, लैब फ्रेम में वेलोसिटी u1L थी, उसमें VCM के बराबर कमी हो जाएगी, क्योंकि खुद ये ऑब्जर्वर VCM से आगे जा रहा है। तो इसको जो अपेरेंट वेलोसिटी नज़र आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी नज़र आएगी, वो दिस माइनस VCM। ओके, तो बेसिकली हुआ क्या है भाई, आप यहीं पे से एक चीज़ नोट कर लें वेरी सिंपली। लैब फ्रेम की हर वेलोसिटी में VCM सब्ट्रैक्ट हो रहा है। एक्चुअली u1L था फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, यहाँ उसकी वेलोसिटी u1L माइनस VCM। इसकी वेलोसिटी यहाँ 0 थी, यहाँ 0 माइनस VCM, 0 माइनस VCM इज सिंपली माइनस VCM। तो ये हर वेलोसिटी के लिए होल्ड करेगा। आपको इस फ्रेम में कोई भी वेलोसिटी हो तो वो इस फ्रेम में वो वेलोसिटी कितनी नज़र आती है, वो निकालने के लिए आपको उसमें से VCM सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, और आप इस चीज़ को वेक्टर नोटेशन में भी ऐसे केयरफुली कर सकते थे। ये सारी वेलोसिटी तो केवल z एक्सिस के अलॉन्ग थी, तो यहाँ तो सिंपल स्केलर्स की तरह सब्ट्रैक्ट हुआ है, नंबर्स की तरह सब्ट्रैक्ट हुए हैं। पर अगर मैं वेक्टर नोटेशन की बात करता, माना कोई इस फ्रेम में कोई जनरल वेलोसिटी होती, किसी जनरल डायरेक्शन में, z एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होती, किसी जनरल डायरेक्शन में होती, तो उसके करस्पॉन्डिंग की वेलोसिटी, जो वेलोसिटी यहाँ नज़र आती, वो लैब वाली जो वेलोसिटी है उसमें VCM माइनस VCM
को ऐड कर दो या VCM को सब्ट्रैक्ट कर दो, और VCM कहाँ है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। ओके, तो ये अगर आप कर लेंगे तो आपको इस फ्रेम और इस फ्रेम की किसी भी वेलोसिटी का कनेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अभी हमें केवल इन दो को कनेक्ट करना था। यहाँ जो वेलोसिटी u1l थी फर्स्ट पार्टिकल की, अब फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी u1l माइनस VCM है। टारगेट की वेलोसिटी 0 थी, 0 माइनस VCM, दैट इज सिंपली माइनस VCM। और आफ्टर कोलिजन इस फ्रेम में, अब मैंने टारगेट को नहीं दिखाया, टारगेट वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा है। हमारा जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो θl एंगल पे गया लैब फ्रेम में विद सर्टेन वेलोसिटी v1l, फर्स्ट पार्टिकल की लैब फ्रेम में फाइनल वेलोसिटी। और जबकि इस फ्रेम में यहाँ मैंने दो ग्रीन एरोज दिखाए हैं, पहले आप इस वाले पे कंसंट्रेट कीजिए। ये है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जिस वेलोसिटी से पार्टिकल स्कैटर होकर गया, किस डायरेक्शन में, θc डायरेक्शन में। θc डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से पार्टिकल स्कैटर होकर चले गया। अभी ये इस वाले एरो को अपना सोचें, ये वाला, ये यहाँ ये वाला है फाइनल वेलोसिटी, यहाँ ये वाली है फाइनल वेलोसिटी v1c, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमें पता है v1c बराबर u1c होता है। पार्टिकल की वेलोसिटी अनचेंज रहती है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज इक्वल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, और ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ये जो एरो है इसकी लेंथ इतनी है, ये इस ऊपर वाले एरो की लेंथ नहीं है। ये ऊपर वाला एरो एक्चुअली मैंने इस वाले को यहाँ फिर से रिपीट किया है, इसको इसके साथ फिगर को कंबाइन कर दिया, दोनों फिगर्स को एक साथ कंबाइन किया। अदरवाइज मुझे यहाँ पे केवल ये वाला, इस वाले ग्रीन बनाना चाहिए था, लेकिन अब मैं इस दोनों फ्रेम्स को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने ये जो लॉन्गर एरो है ये भी यहाँ डिपिक्ट किया है। तो ये जो मैंने v1c इक्वल टू u1c लिखा है, ये इस नीचे वाले ग्रीन एरो के लिए है। ओके, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो वेलोसिटीज़ लेके, जिस वेलोसिटी को लेके पार्टिकल एग्जिट कर रहा है, लेट मी से दिस वे, वो वेलोसिटी ये या ये, और उसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ लिख रखा है ये। और ये वाला जो लंबा एरो है इसकी लंबाई तो v1l है। ओके, जो हमने कंप्यूट नहीं किया है, ना हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, बट ये v1l के बराबर है जैसे। ओके, ये स्कैटरिंग एंगल θc और ये स्कैटरिंग एंगल θl। और ये रेड एरो जो मैंने दिखाया है ये VCM है, जो मैं आपको यहाँ पे कह रहा था ना। लैब और सेंटर ऑफ मास फ्रेम की किसी भी वेलोसिटीज़ को आपको एक से दूसरी वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है, किसी भी जनरल पार्टिकल की वेलोसिटी को। तो जो स्कैटर्ड पार्टिकल है उसकी बात करें, लैब फ्रेम में स्कैटर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी ये थी, उसमें आप VCM को सब्ट्रैक्ट कर दें, VCM फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रेड वाला एरो सब्ट्रैक्ट कर दें VCM के बराबर, तो ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ही ये वाला वेक्टर है। ओके, सो दिस, तो ये है बेसिकली ज्योमेट्रिकल जो कनेक्शन है वेलोसिटीज़ का, फाइनल स्टेट वेलोसिटीज़ का दोनों सिस्टम्स के बीच, लैब फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो यहाँ से आप इस ज्योमेट्री में आपको ये क्लियर हो रहा होगा, हाँ स्कैटरिंग एंगल जो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम और लैब फ्रेम में अलग अलग नज़र आते हैं। ओके, द वैल्यूज़ आर डिफरेंट। ओके, कैरिंग ऑन विद द मैथमेटिक्स। आगे के डिस्कशन के लिए हमें पीछे मैंने बहुत सारे वेलोसिटीज़ यूज़ किए हैं। इन प्रिंसिपल 4 वेलोसिटी इस केस में हो सकती हैं, इनिशियल, फाइनल, और ऐसी लैब फ्रेम में 8। लेकिन आगे के डिस्कशन के लिए हमें जिन क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है वो केवल ये हैं। u1l लैब फ्रेम में प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी, उसे किस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया था। ओके, दिस ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो हमारे कंट्रोल में है, तो लैब में ये तो इजीली मेजरेबल क्वांटिटी है। ओके, और आगे से मैं इसे v लिखूंगा फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। ओके, m1 m2 दोनों पार्टिकल्स के मास, और θl और θc, हाँ स्कैटरिंग एंगल्स इन द लैब फ्रेम एंड स्कैटरिंग एंगल इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। जैसे, और इसके अलावा VCM के एक्सप्रेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। VCM एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है हमारे लिए, VCM का एक्सप्रेशन हमारा ये है। ओके, तो वो इन्हीं क्वांटिटीज़ के टर्म में है, इन्हीं के टर्म में है इतना। लेकिन अब से मैं u1l की जगह v लिख रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी इन द लैब फ्रेम, तो m1 v और m, VCM सिंपली इतना है। ओके, इसके अलावा v1l भी आएगा। v1l ये वाला वेक्टर था, इफ यू रिकॉल, ये वाला v1l या ये वाला v1l हमारी कैलकुलेशन में कैंसिल हो जाएगा, हमें उसे कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला लेंथ मैंने उसी फिगर को फिर से यहाँ बनाया है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो पार्टिकल एग्जिट कर रहा है θc एंगल पे एग्जिट कर रहा है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी v1c जो कि u1c के बराबर होती है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आफ्टर स्कैटरिंग या कोलिजन। और जबकि लैब फ्रेम में वही पार्टिकल आपको लगेगा θ एंगल पे स्कैटर होके गया है, और उसकी वेलोसिटी सम v1l। ओके, अच्छा, ये दोनों फ्रेम्स की सिचुएशन को मैंने शॉर्ट में फिर से दिखाया है। लैब फ्रेम में ये पार्टिकल v वेलोसिटी से आता हुआ लगता है, u1l को मैंने v लिख दिया है, v से ये रेस्ट पे है। जबकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये पार्टिकल इस वेलोसिटी से आता हुआ लगता है, u1c, ये हमने पीछे भी कंप्यूट किया था, v माइनस VCM, v, अब मैंने इसे v लिख दिया, v माइनस VCM, v माइनस VCM। ओके, लेकिन अब मैं VCM की अगर ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, दिस वन, तो दिस एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज लाइक दिस,
और अगर यहाँ कैपिटल एम को आप एलसीएम ले लें और कैपिटल एम में है m1 + m2, तो बेसिकली आपको केवल इतना मिलता है। ये जो पार्टिकल है ये जिस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है सेंटर ऑफ मास को, वो ये है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जिस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है वो ये वेलोसिटी है। और जबकि ये जो दूसरा पार्टिकल ये भी सेंटर ऑफ मास को दूसरी डायरेक्शन से अप्रोच करता हुआ लगता है, इसकी वेलोसिटी इतने के बराबर थी, -v/cm, दिस -v/cm, दिस -v/cm। तो अगर v/cm की वैल्यू यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर दूँ, दिस m2 v/M, माइनस साइन डायरेक्शन के लिए m1 v/M। ये है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इन दोनों की स्टार्टिंग वेलोसिटीज़। ओके, इस वाले की वेलोसिटी में तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होने वाला है, लेकिन ये वाली वेलोसिटी, हाँ ये पार्टिकल इस वेलोसिटी से आया और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्कैटरिंग के बाद भी इसी वेलोसिटी से जाने वाला है। ये जो वेक्टर की लेंथ है ये इतने के बराबर है, m2v/m। दिस लेंथ इज़ m2v/m। ओके, एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, इस इनिशियल स्टेट में ही अगर इसका और इसका मोमेंटम आप कैलकुलेट करें, ये इसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की और इसका मास खुद है m1, तो अगर इसे आप m1 से मल्टीप्लाई करें, m1 m2v/m, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी है और इसका मास है m2, तो इसका मोमेंटम विद अ माइनस साइन m2 m1 v/m, दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है, तभी तो नेट मोमेंटम जीरो है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ भी यहाँ पे कंफर्म हो रही है अगेन। ओके, तो अब लेकिन अब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ चुकी हैं केवल पार्टिकल्स के मास और प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी है लैब फ्रेम में, उसके टर्म में हम सब चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मुझे यहाँ चेकिंग में इसने हेल्प किया, लेकिन अदरवाइज़ मुझे इस क्वांटिटी की आगे ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप जानते हैं कि एग्जिट वेलोसिटीज़ वही होती हैं, जिससे पार्टिकल अप्रोच करते हैं उसी वेलोसिटी से वो क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इतने के बराबर ही और सेकंड पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी इतनी ही। माइनस साइन केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए है, मैग्नीट्यूड उसका ये होगा, स्पीड से ये होंगी। ओके, नाउ कम्स द रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। हम दोनों फ्रेम्स में जो हम कह रहे हैं कनेक्शन करना चाह रहे हैं, हमारे कनेक्शन से मतलब ये नहीं था ये काइनेमेटिकल कनेक्शन तो स्कूल लेवल का है, ये कुछ नहीं, इसमें कुछ दिस इज नथिंग न्यू। हम बेसिकली दोनों फ्रेम्स के डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन रफली क्या हुआ, कितने पार्टिकल्स किसी डायरेक्शन में स्कैटर होकर आ रहे हैं, मोर और लेस। ओके, दैट मेजर्स दैट। तो अब द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, और ये हम कई जगह कोट करते हैं, फिजिक्स डजंट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़र की ईज़ के लिए होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कभी कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करना ईजी हो सकता है, कभी कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन जो फिजिकल रिजल्ट है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम की चॉइस पे डिपेंड नहीं कर सकता है। यहाँ पे इस चीज़ का क्या सेंस है, से जो आपका डिटेक्टर है, इस लोकेशन पे आपका डिटेक्टर लोकेटेड है, किसी लोकेशन पे, किसी भी लोकेशन पे आपका डिटेक्टर लोकेटेड है, स्कैटरिंग हो रही है, बाकी जो मुझे दिखा भी नहीं रहा हूँ, आपके यहाँ पे डिटेक्टर विंडो है और इस पर पार्टिकल जो इसकी डायरेक्शन में आएंगे, माना एक पार्टिकल जब यहाँ विंडो से अंदर एंटर करता है तो आपको एक टिक सुनाई देता है, एक टिक की आवाज़ सुनाई देती है, टक ऐसे सुनाई देता है। तो अगर 10 पार्टिकल्स आए तो आपको 10 बार टक सुनाएगा, टक टक टक। ओके, समथिंग लाइक अ GM काउंटर और दिस, लेकिन जो भी है आपको टिक्स सुनाई दे रहे हैं। ओके, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लैब फ्रेम वाले को अगर 1 सेकंड में 4 टिक सुनाई दिए तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम वाले को केवल उतने टाइम में उसी डिटेक्टर से 3 टिक सुनाई दें? ऑब्जर्वर अलग हो सकते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन एंगल अलग अलग हो सकते हैं, उनको वेलोसिटीज़ अलग अलग नज़र आ सकती हैं, पर क्या जो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो डिटेक्टर पे अराइव हो रहे हैं, क्या वो ऐसा हो सकता है एक के लिए वो आंसर 3 और एक के लिए 4 हो, एक के लिए वो नंबर 3 और एक के लिए 4 हो? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो फिजिक्स है यही पॉइंट है, ये सब ये फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, थीटा एल थीटा सी वेलोसिटीज़, लेकिन जो एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल फिनोमिना, एक पार्टिकल अराइव कर चुका है डिटेक्टर पे, इसको दोनों नहीं नकार सकते हैं, या तो पार्टिकल अराइव करेगा तो दोनों के लिए करेगा और नहीं करेगा तो दोनों के लिए नहीं करेगा। ओके, सो तो यही मेरा मतलब है यहाँ पे, फिजिक्स डजंट डिपेंड। ओके, तो नंबर ऑफ टिक्स, अगर हम नंबर ऑफ टिक्स की तरह सोचें कि हर बार एक पार्टिकल पहुँचता है तो एक आवाज़ होती है, होता नहीं है, पर हम एक सोचें कि हाँ हर बार एक पार्टिकल जब रजिस्टर होता है डिटेक्टर पर तो एक टिक की आवाज़ सुनाई देती है, तो जितने पार्टिकल्स लैब फ्रेम वाला ऑब्जर्वर रिकॉर्ड करेगा उतने ही पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास फ्रेम वाला भी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में दोनों के द्वारा नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बराबर होंगे। ओके, दैट विल कम टू इन अ मोमेंट। ओके, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अलग हो सकते हैं और होंगे इन जनरल। d सिग्मा बाई डी ओमेगा हमारा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है, L लिखने का मतलब लैब फ्रेम, C लिखने का मतलब सेंटर ऑफ मास। ये क्वांटिटीज़ बराबर नहीं होंगी, पर आप बोलेंगे आप तो बोल रहे थे यही क्वांटिटी बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये नहीं होते हैं। डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की आप डेफिनेशन ध्यान करें, यूनिट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट सॉलिड एंगल में कितने पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं। ओके,
पर इस समय दोनों के ऑब्जर्वेशन के एंगल में भी डिफरेंस है। वो जो सॉलिड एंगल्स ऑब्जर्व करेंगे वो भी सेम नहीं होगा। ओके तो इस कारण से ये क्वांटिटीज़ बराबर नहीं होने वाली हैं। बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स रीचिंग द डिटेक्टर वुड बी सेम। ये क्वांटिटी बराबर नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो चाहे ये वाला ऑब्जर्व करे एल फ्रेम या सी फ्रेम वाला, दोनों को सेम। ये क्यों है? क्योंकि ये जो क्वांटिटी है सॉलिड एंगल्स जो हैं लैब फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वो डिफरेंट होंगे। आप ये देख रहे हैं थीटा स्कैटरिंग, और ये इसी को 3 डायमेंशनल काउंटर पार्ट अगर सोचें आप, तो डिटेक्टर की लोकेशन पे जो एंगल सॉलिड एंगल बन रहा है लैब फ्रेम में और सी फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, वो अलग अलग होंगे। ओके तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड होता है वो इसको डी ओमेगा से मल्टीप्लाई करके मिलता है। अगर आप डी ओमेगा एल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड मिलेगा लैब फ्रेम में, और इस क्वांटिटी को डी ओमेगा सी से मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वो नंबर्स बराबर होंगे, इसको डी ओमेगा एल से मल्टीप्लाई करके और इसको डी ओमेगा सी से मल्टीप्लाई करके। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बराबर नहीं होंगे, लेकिन साथ साथ जो सॉलिड एंगल ऑब्जर्वेशन है वो भी डिफरेंट है। सॉलिड एंगल्स भी अलग अलग आएंगे दोनों फ्रेम से नजर, लेकिन ये क्वांटिटी जो है दिस इनटू दिस लैब फ्रेम का स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इनटू लैब फ्रेम में स्मॉल सॉलिड एंगल, सेंटर ऑफ मास फ्रेम का स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इनटू वहाँ का डी ओमेगा सी। ओके नंबर ऑफ पार्टिकल्स एल फ्रेम में डिटेक्ट करो, सी फ्रेम में, ये बराबर होगा। सो दिस इज द इक्वालिटी। ओके फिजिक्स, इंडिपेंडेंट फिजिक्स, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटीज़, ये फिजिक्स नहीं है, ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, ये अलग, ये फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल फिनोमिना, ये एक जैसा नज़र आएगा। ओके और डी ओमेगा एल आप जानते हैं, डी ओमेगा होता है साइन थीटा डी थीटा डी फाई, तो लैब फ्रेम में साइन थीटा एल डी फाई एल, और यहाँ साइन थीटा सी डी थीटा सी। तो दोनों फ्रेम्स के जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उनमें ये कनेक्शन होगा। और यहाँ पे थोड़ा हम एब्यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स अगर करें, मैं डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा एल की वैल्यू अगर निकाल लूँ, इस टर्म को मैं एन दूँ, तो साइन थीटा सी अपॉन साइन थीटा एल, ये इसके नीचे आ गया। टी थीटा एल लेट्स मी से डिवाइड, ओके फिजिक्स में लेट्स बी अ बिट स्लॉपी, तो ये टर्म आपको मिलेगा डी थीटा सी ओवर डी थीटा एल। ओके डी थीटा सी और डी थीटा एल यहाँ आ गया, और साथ में एक टर्म आपको डी फाई एल ओवर डी फाई सी भी मिलेगा, लेकिन जो फाई एंगल है वो लैब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेम होगा। लैब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो डिफरेंस है वेलोसिटी का वो केवल जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो उसके कारण दोनों के जो थीटा एंगल्स हैं वो दोनों को अलग अलग नज़र आते हैं, पर फाई एंगल जो है वो दोनों को सेम नज़र आएगा। फाई एंगल क्या होता है, लेट मी गो टू द प्रीवियस लेक्चर, यू कैन सी दिस फिगर। फाई ये एंगल होता है, आप किसी रेफरेंस प्लेन से पार्टिकल किस प्लेन में स्कैटर होके गया, ये एंगल फाई है हमारे लिए बेसिकली। लेकिन आप चाहे लैब फ्रेम से देखें चाहे सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखें, पार्टिकल अगर स्कैटर होकर इस ब्लू प्लेन में आया है एक रेफरेंस फ्रेम के लिए, तो दूसरे के लिए भी यहीं आया होगा। तो इसका मतलब फाई एंगल जो है वो एल और सी फ्रेम्स के लिए अलग अलग नहीं है। किसी और फ्रेम से हो सकता है अलग नज़र आए, पर एल और सी फ्रेम्स जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन दोनों के लिए वो एंगल क्या है, बराबर। तो डी फाई एल ओवर फाई सी इज इक्वल टू फाई एल, तो डी फाई सी ओवर डी फाई एल की जगह 1 आ गया। ओके तो ये वाला जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है लैब फ्रेम का, ये बराबर है सेंटर ऑफ मास फ्रेम का डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इनटू एक फैक्टर साइन थीटा सी अपॉन साइन थीटा एल, और साथ में डी थीटा सी ओवर डी थीटा एल। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस इन दी टू फ्रेम्स। हम यही डिटरमिन करना चाह रहे थे, अभी हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट दिस इज द मेजर आइडिया। फिजिक्स, दिस इज फिजिक्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रीचिंग द डिटेक्टर, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके तो ये जो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी हैं वो एक फ्रेम की दूसरे फ्रेम से कैसे कनेक्टेड है, ये इसके बराबर नहीं है। एडिशनल ये दो फैक्टर्स और मल्टीप्लाई होंगे तब इससे आपको ये क्वांटिटी मिल पाएगी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन द लैब एंड द सेंटर ऑफ मास फ्रेम्स। ओके क्योंकि फाई एल अपॉन फाई सी वाला फैक्टर हमारा खत्म हो गया, क्योंकि दोनों फ्रेम्स में जो हमारा फाई है एंगल वो सेम नज़र आएगा। स्कैटरिंग प्लेन इज सेम विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस प्लेन इन बोथ फ्रेम्स, इसीलिए फाई एल बराबर फाई सी। तो अब मुझे ये फैक्टर्स निकालने हैं। ओके अगेन दिस इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, बट आई हैव डन इट ओवर हियर। इसमें दो फैक्टर्स हैं, डी थीटा सी अपॉन डी थीटा एल और साइन थीटा सी ओवर साइन थीटा एल। इस फिगर से हमारा सब कुछ निकल के आएगा, बस मुझे इस फिगर की ज़रूरत है। ये फिगर थीटा सी थीटा एल चीज़ों के मैग्नीट्यूड अगर मैं इंडिकेट करूँ, इसको हमने V1L लिखा था, V1L की हमने वैल्यू भी कंप्यूट नहीं की थी। हाँ बस ये कोई क्वांटिटी, आप इसे x भी कह सकते हैं, दिस सम x। ओके अब मुझे कल ट्रिग्नोमेट्री करनी है, इसलिए हाँ ये जो साइड है ये साइड थी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्कैटर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी,
और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्कैटर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी वही होती है जिस इनिशियल वेलोसिटी से वो स्टार्ट करता है, और वो इनिशियल वेलोसिटी हमने कंप्यूट कर दी थी v1c फाइनल वेलोसिटी, उसी की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होती है, और वो हमने कंप्यूट कर दिया था m2v/m। रिमेंबर दिस, ये m2v/m ये। तो इस साइड की लेंथ इतनी है, इस साइड की लेंथ मैंने लिख दी, इस साइड की लेंथ को केवल v1l से इंडिकेट किया, वट ये जो डिफरेंस था यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वाइज, ये vcm है। लैब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डिफरेंस क्या था, इसकी हर एक वेलोसिटी में माइनस vcm करो तब ये वाली वेलोसिटी बनती है। तो ये जो लेंथ है रेड एरो vcm लेंथ का, और vcm का मैग्नीट्यूड ये है m1v/m। नई लैंग्वेज में इसकी जगह हम v लिख रहे हैं, m1v/m। तो ये तो हमें इतना पता है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ m1v/m है। ये जो साइड है ग्रीन से मैंने जिसे बनाया है ये इतनी है, ओके। बाकी ये एंगल थीटा सी है, थीटा है। मैंने यहाँ पे से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है नीचे, ओके। आपके पास यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर आप ये साइड कंप्यूट करें, हाइपोटेन्यूज इसका इतना है, इसका इतना है, ओके। हाइपोटेन्यूज के टर्म में अगर आप इस साइड को लिखें तो दिस इज़ v1l sin θl, बड़े ट्रायंगल में एंगल sin θl है, तो उसके रेस्पेक्ट में आपका वो जो है दिस साइड इज दिस। और जबकि आप छोटे ट्रायंगल में इस साइड को लिखें तो v1c, इस v1c का sin θ c टाइम्स है ये फैक्टर, ये इक्वलिटी। और अगर आप इस लेंथ को इक्वेट करें, ये बेस जो है बड़े ट्रायंगल का, मैं ये बेस सिंपली v1l का cos θl, v1l cos θl। और जबकि छोटे ट्रायंगल में ये दिस प्लस इतना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, दिस पार्ट इज हाइपोटेन्यूज का cos θc, हाइपोटेन्यूज का cos θc प्लस vcm। तो ये तो x और y कंपोनेंट्स जो हैं इस ट्रायंगल के, बड़े ट्रायंगल के, उसकी साइड्स को हमने अगर इस तरह से रिलेट किया तो हमें दो रिलेशन मिले। बेसिकली यहाँ पे मैं एक चीज़ पॉइंट करना चाहूँगा, ये वही चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको कह रहा था। हर वेलोसिटी में vcm ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है हर वेलोसिटी में, लैब फ्रेम की हर वेलोसिटी में vcm सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पर vcm है केवल z एक्सिस के अलॉन्ग, तो सब्ट्रैक्शन केवल z एक्सिस के वेलोसिटी कंपोनेंट में होगा, z एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट में नहीं होगा। ये एक्चुअली वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी दोनों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बराबर है, जबकि दोनों का जो z एक्सिस के अलॉन्ग का कंपोनेंट है उसमें vcm का अंतर है, इसमें vcm ऐड करो तब जाके ये बनता है। तो ये चीज़ वो है, बट ये इस समय मैंने वो वाले आर्गुमेंट यहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं। ये तो अब मेरे पास फिगर आ गया, इसमें ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके मैंने सिंपली ये रिलेशन लिख दिया, ओके। ये y ब्लू से मैंने अंडरलाइन किया है, ये साइड मेरी ब्लू साइड है, और ये रेड, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ रेड है, तो वो उस लेंथ के दोनों ट्रायंगल से एक्सप्रेशन लिखे, आई गेट दिस। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर दें सो v1l कैंसिल्स आउट, इसीलिए v1l मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, बाकी चीज़ों की वैल्यू मैंने कंप्यूट कर रखी है, v1c इतने के बराबर स्मॉल v के टर्म्स में निकाल रखा है, vcm भी निकाल रखा है, लेकिन ये कैंसिल आउट हो गया, ओके। यस, तो इफ़ यू डिवाइड यू गेट tan θ इक्वल टू v1c sin θc ओवर v1c cos θc प्लस vcm। और इस पूरी इक्वेशन को अगर आप vcm से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो यहाँ v1c/vm बचेगा, यहाँ भी v1c/vm बनेगा, और यहाँ vm की जगह vcm/vcm से 1। और ये रेशियो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, v1c/vcm बनता कितना है, v1c की वैल्यू ये रही और vcm की वैल्यू ये रही, सिंपली v/m दोनों में m2/m1। तो वो उस फॉर्म में अगर इस एक्सप्रेशन को लिख दें, आप vcm से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करें, तो जो फ्रैक्शन बन रहा है आपका वो सिंपली m2/m1 फॉर्म में लिख सकते हैं दोनों जगह, यहाँ +1, ओके। और फाइनली इसको लास्ट में हम और डिफरेंट फॉर्म में इस फॉर्म में लाके छोड़ेंगे। इस रेशियो को आप इस फैक्टर में ले आइए, पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप m1 टाइम्स m2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ सिंपली sin θc, यहाँ cos θc, और यहाँ m1 + m2। और ये m1/m2 के फैक्टर को मैं लिख रहा हूँ गामा, दिस इज़ फॉर अ वेरी पिक्यूलियर रीज़न। तो फाइनली मेरा जो एक्सप्रेशन है, देखिए ये एक्सप्रेशन क्या कनेक्ट कर रहा है, m1 और m2 का रेशियो, ये एक कांस्टेंट है θc, इस एक्सप्रेशन में बाकी जो कुछ भी है θc पे डिपेंड कर रहा है, और ये क्वांटिटी θl पे। स्कैटरिंग एंगल जो दोनों फ्रेम्स के हैं उनके बीच का रिलेशन यहाँ कंटेंड है। तो आप देखिए, हमें जो इस एक्सप्रेशन को अब लास्ट में और सिंप्लीफाई करके डेफिनेट फॉर्म में लाना है, उसके लिए मुझे θc θl का कनेक्शन चाहिए, और यहाँ भी θc θl के ही फंक्शंस का रेशियो चाहिए। तो θl θc में हमें एक कनेक्शन चाहिए था, वो ये रहा, ये एक्सप्रेशन, ओके। पहले ये निकाल लें, अगर dθc/dθl, उसको निकालने के लिए आप इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए θl के रेस्पेक्ट में, sec² θl, यहाँ डिफ्रेंशिएशन ये किया, पर
इस साइड सारी क्वांटिटीज़ केवल थीटा सी का फंक्शन है, तो लास्ट में आपका एक डिफरेंशिएशन आएगा डी थीटा सी का डिफरेंशिएशन फिर डी थीटा एल के रेस्पेक्ट में। ओके, जस्ट आप चीज़ों को रीअरेंज कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दिस, फाइनली आप डी थीटा सी अपॉन डी थीटा एल की वैल्यू इतनी आ जाएगी, 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कॉस थीटा सी और 1 प्लस गामा कॉस थीटा सी। ओके, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। दूसरा फैक्टर जो हमें चाहिए था साइन थीटा सी ओवर साइन थीटा एल। आप और तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट द वे विच आई प्रोसीडेड इज मुझे साइन थीटा सी अपॉन साइन थीटा एल निकालना है। ये एक्सप्रेशन मुझे टेन थीटा एल देता है। ओके, थीटा एल ये वाला एंगल था, उसी फिगर को मैंने यहाँ पे बनाया है। थीटा एल ये फिगर है, थीटा एल है, टेन थीटा एल है समथिंग अपॉन समथिंग। ओके, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब जो हमारा ये परपेंडिकुलर है इस बड़े ट्रायंगल में, इसकी हाइट अल्फा टाइम्स इतना ले सकता हूँ और इसके बेस की लेंथ अल्फा टाइम्स ये लेंथ ले सकता हूँ। दोनों में मैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया अल्फा, क्योंकि एग्जैक्ट लेंथ इतनी होनी जरूरी नहीं है, लेकिन अल्फा टाइम्स दिस, अल्फा टाइम्स दिस, तभी तो इनका रेशियो टेन बनेगा। तो टेन थीटा एल, मैंने पहले बड़ा वाला ट्रायंगल बनाया, थीटा एल अगर ये एंगल है तो टेन थीटा एल अल्फा टाइम्स न्यूमरेटर, अल्फा टाइम्स न्यूमरेटर, और बेस यहाँ से यहाँ तक का पूरा बेस अल्फा टाइम्स डिनोमिनेटर कॉस थीटा सी प्लस गामा। ओके, तो अगर ये दो साइड्स आपको पता लग गई तो इसका हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, स्क्वायर करके ऐड करें तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है सिंपली हाइपोटेन्यूज मैंने इतने के बराबर। ये मैंने क्यों किया, इस मेहनत में मैं गया क्यों, मैं अब सीधे इस ट्रायंगल की, मुझे सारी साइड्स पता हैं बड़े ट्रायंगल की, मैं सीधे साइन थीटा एल लिख सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल बनाने की जरूरत भी नहीं थी, बट मैंने बना दिया उसके लिए, कंप्लीटनेस के लिए। साइन थीटा एल आप सीधे इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हैं, आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा एल हो गया ये अल्फा टाइम्स साइन थीटा सी ओवर अल्फा टाइम्स दिस फैक्टर, अल्फा कैंसल्स आउट, साइन थीटा एल इक्वल टू साइन थीटा सी के अलावा एक फैक्टर और। तो अगर आप साइन थीटा सी साइन थीटा एल को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक ही तरफ ले आएँ तो आपको ये वाला रेशियो मिल तो गया, साइन थीटा सी अपॉन साइन थीटा एल, साइन थीटा सी अपॉन साइन थीटा एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कॉस थीटा सी। ओके, अदरवाइज आप यहाँ नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से भी जा सकते हैं। टेन थीटा पता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा निकालो, वगैरह वगैरह जो करते हैं इंटरमीडिएट लेवल, स्कूल लेवल मैथमेटिक्स में जो हम करते हैं, बट दिस सीम्स टू द ईजी वे। ओके, ये आ गया। तो इन सारे फैक्टर्स की वैल्यू अब मैं उस एक्सप्रेशन में पुट करूँ तो लैब और सेंटर ऑफ मास के डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस को कनेक्ट करता है। एक साइन थीटा सी अपॉन साइन थीटा एल का फैक्टर था और एक डी थीटा सी अपॉन डी थीटा एल का। तो न्यूमरेटर की जो नेट पावर है वो 3/2 हो जाती है, हाफ पावर यहाँ से आती है और 1 पावर यहाँ से थी, वही फैक्टर है, तो नेट पावर 3/2 और डिनोमिनेटर केवल एक जगह से आता है इतना, 1 प्लस गामा कॉस थीटा सी। तो दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन द लैब क्वांटिटी एंड सीएम क्वांटिटीज। जो हम जिस उद्देश्य से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था कि दो अलग अलग फ्रेम्स में हम सिचुएशन को वो कर सकते हैं। ऑब्जर्व और एनालाइज बोलना चाहिए। ऑब्जर्वेशन यूजुअली हम लैब फ्रेम में करते हैं और कैलकुलेशंस जो होती हैं वो यूजुअली हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करते हैं, क्योंकि किनेमैटिक्स इज़ मच ईजियर इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ओके, फॉर सर्टेन रीजंस। तो ये रिलेशन है। अब मैंने कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, इनफैक्ट हम इसके डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, बट लेट मी जस्ट गो थ्रू देम। ये जो गामा क्वांटिटी थी हमारे लिए, गामा था सिंपली m1 अपॉन m2, दोनों पार्टिकल्स के मास का रेशियो। फॉर आवर केस गामा स्टैंड्स एज m1 अपॉन m2। इसी क्वांटिटी को मैंने गामा यहाँ पे नाम दिया था, गामा इज m1 अपॉन m2। प्रोजेक्टाइल अपॉन टारगेट का जो मास है उसका रेशियो हमारा m1 अपॉन m2। अगर ये जो एक्सप्रेशन है, इनफैक्ट ये एक्सप्रेशन इन इलास्टिक कोलिजन्स के लिए भी होल्ड करता है। इन इलास्टिक कोलिजन मतलब जिन कोलिजन्स में काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं हो रहा है। ओके, से फॉर एग्जांपल आपका जो स्कैटरिंग या कोलिजन है उसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है और वो एनर्जी रिलीज़ माना पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। टकराने से पहले सिस्टम की टोटल कुछ काइनेटिक एनर्जी थी और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी उससे ज़्यादा बन रही है, तो फिर वो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व होती है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसी इंटरनल एनर्जी के लॉस से आई होगी, तो इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर वो केस भी है इनइलास्टिक कोलिजन जिसे हम कहते हैं, तभी भी ये एक्सप्रेशन होल्ड करता है, सेम एक्सप्रेशन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस को रिलेट करने वाला। लेकिन वहाँ पे गामा जो टर्म है इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। वहाँ पे गामा ये बनता है अगर हमारा स्कैटरिंग कुछ इस तरीके की, और ये वाला रिलेशन तो तब भी होल्ड करता है अगर पार्टिकल्स अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर रहे हैं। इनिशियल एक पार्टिकल 1 आया ऑफ मास m1, 2 से टकराया और 1 वाला बदल गया 3 में, ए डिफरेंट पार्टिकल ऑफ मास m3, और 2 वाले का भी मास चेंज हो गया m4। जनरल कोलिजन या जनरल स्कैटरिंग आपके इस नेचर की हो सकती है
इनफैक्ट ये रिएक्शन टाइप की चीज़ ज़्यादा है, स्कैटरिंग से ज़्यादा इसे रिएक्शन कहना चाहिए। बट अगर इस तरह की प्रोसेस भी आपकी हो रही है विच इज़ मच मोर जनरल जो हमने कंसिडर किया, वहाँ भी ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा, बस गामा की वैल्यू इतनी हो जाएगी। गामा इज़ m1 m3 और m2 m4 E अपॉन E प्लस क्यू। यहाँ पे E है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इनिशियल एनर्जी मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इनिशियली उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, वो टोटल मतलब फर्स्ट की भी लेनी पड़ेगी, सेकंड की भी। ओके ये और Q है जिसे हम कहते हैं Q वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजिक्स से आप जानते होंगे, टर्म आपने सुना होगा Q वैल्यू। सिंपली जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है और जो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में जा रही है। ओके एनर्जी रिलीज होकर जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेट मी सी दिस वे। वैसे Q वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कम भी हो सकती है, बट वट एवर द केस Q बेसिकली कितनी इंटरनल एनर्जी एक्स्ट्रा काइनेटिक फॉर्म में आपको अवेलेबल हुई है वो। ओके तो ये गामा की डेफिनेशन ये। तो विद दिस डेफिनेशन दिस एक्सप्रेशन वर्क्स फॉर इनइलास्टिक कोलिजन्स एज वेल, इंक्लूडिंग कोलिजन्स या रिएक्शंस इन विच द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टिकल चेंज। ओके मासेस चेंज हो रहे हैं, मतलब आइडेंटिटी चेंज हो रही है पार्टिकल्स की वहाँ भी। और आप अगर हमारे पर्टिकुलर केस पे लौटना चाहें यहाँ से, हमारे केस में m1 बाद में m1 ही रहता है और m2 m2 मतलब फर्स्ट पार्टिकल फर्स्ट ही रहता है, सेकंड सेकंड ही रहता है। मतलब m3 बराबर m1 है और m4 बराबर क्या है m2। और Q की वैल्यू 0 है हमारे केस, इसमें एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रही है, जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी ही बाद में है। तो Q की जगह 0 है। E की वैल्यू की भी हमें ज़रूरत नहीं है, E की वैल्यू कितनी है, E अपॉन E कैंसिल हो गया। और m1 बराबर है m3 तो ये हो गया m1 का स्क्वायर, और m2 बराबर है m4 तो ये m2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो m1 अपॉन m2 हमारे वाले केस में रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ये दिस इज़ अ मच मोर जनरल एक्सप्रेशन। ओके बस दूसरा, ये जो डिनोमिनेटर है, आई शुड हैव बीन अ बिट मोर केयरफुल। ये डिनोमिनेटर एक्चुअली मुझे इस तरह से लिखना चाहिए था, मॉड ऑफ 1 प्लस गामा कॉस थीटा सी। द रीज़न बीइंग, ये कभी कभी ऐसा होता है, ये दोनों फ्रेम्स जो हैं इनमें जो एंगल का इंक्रीमेंट है वो अपोजिट साइन का भी हो सकता है। मतलब मैं डी थीटा सी की बात कर रहा हूँ, डी थीटा सी और डी थीटा एल के साइन अपोजिट भी हो सकते हैं। आप थीटा सी से थोड़ा सी एंगल बढ़ाएं और करस्पॉन्डिंगली थीटा एल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कभी कभी ये सिनेरियो भी आ सकता है कि थीटा सी तो इंक्रीज़ कर रहा हो और थीटा एल एक्चुअली डिक्रीज़ कर रहा हो, या वाइस वर्सा, वट एवर बी द केस। मतलब दोनों एंगल्स के इंक्रीमेंट अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। लेकिन जब हमने ये इक्वालिटी स्टैब्लिश की थी ना, फिजिक्स मस्ट बी सेम, इसमें ये जो फ्रैक्शन है एक्चुअली इसका मॉड होना चाहिए था। यहाँ मॉड का मतलब हमें इनके केवल उससे मतलब है इसके चेंज होने से इसकी मैग्नीट्यूड पे कितना फ़र्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड्स के रेशियो पे का चेंज हमें का रेशियो कंप्यूट कर रहे थे। ओके तो इसलिए यहाँ एक्चुअली एक मॉड होना चाहिए था, और वो मॉड अगर हमारा रहता इस एक्सप्रेशन में डी थीटा अपॉन डी थीटा सी, तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन में एक मॉड आता। ओके इसमें एक मॉड आता, तो इसलिए तो और ये सिचुएशन आपकी आती है कि एक एंगल तो बढ़ रहा हो जबकि दूसरा एंगल उसी समय क्या हो रहा हो, अपेरेंटली दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो एंगल क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो। सो इट मे हैपन। ओके और खासकर ये तब होगा जब m1 इज़ ग्रेटर देन m2। अगर प्रोजेक्टाइल का मास हमारे टारगेट के मास से ज़्यादा है तो ये सिचुएशन कभी कभी अराइज होती है। ओके तो इसलिए ये दिस और जो हमने नंबर ऑफ की इक्वालिटी इस्टेब्लिश की थी कि दोनों उसमें नंबर ऑफ टिक्स बराबर होने चाहिए, वहाँ से हमें एक्सप्रेशन मिला था, उसमें बेसिकली ये मॉड होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ मॉड होना चाहिए था। ओके अच्छा अब इसमें 3 अलग केस आते हैं। ठीक है मैं बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप इस एक्सप्रेशन से खुद एनालिसिस करके इन रिजल्ट्स को जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर m1 अपॉन m2 जो हमारा गामा है वो 1 से कम है, तो आप देख सकते हैं अगर हम थीटा सी को 0 से पाई तक चेंज करें, एज थीटा सी चेंजेस फ्रॉम 0 टू पाई, थीटा एल ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम 0 टू पाई। ओके उस समय थीटा सी की रेंज 0 से पाई तक हो सकती है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में थीटा सी की रेंज 0 से पाई तक हो सकती है, और करस्पॉन्डिंगली थीटा एल की रेंज भी 0 से पाई तक वेरी करेगी। जब ये 0 होगा ये भी 0, जब ये पाई ये भी पाई, लेकिन इंटरमीडिएट वैल्यू पे बराबर नहीं होंगे, अलग अलग वैल्यू। वो हमारे पास एक्सप्रेशन से में है, हमारे पास क्या रिलेशन है उनके भी, बट एज दीज चेंजेस दिस चेंजेस। जब दोनों पार्टिकल्स का मास सेम होता है, और यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन और आता है जब हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स की बात करते हैं। हो सकता है दो पार्टिकल्स का मास बराबर हो पर वो डिफरेंट स्पीसीज़ के हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल हों, तब तो मास के अलावा बाकी सारी चीज़ें भी बराबर होंगी। तब क्वांटम मैकेनिक्स में हमें आइडेंटिकल पार्टिकल्स का आइडिया भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। पर अभी चले हम उस टर्म में अगर बात ना करें, केवल माना दो पार्टिकल्स के मास बराबर हैं लेकिन वो डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो उस समय थीटा एल और थीटा सी का रिलेशन सिंपली थीटा एल इज़ हाफ ऑफ थीटा सी। ओके ये चीज़ें आप इन रिलेशन से बड़े आराम से देख सकते हैं, इन एक्सप्रेशन से। ओके ट्राई यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस। ओके
गामा की जगह अगर आप 1 रखें तो 1 प्लस कॉस 2a वाला फार्मूला अप्लाई करें और साइन 2a का फार्मूला अप्लाई करें तो कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी और आपको इस तरह के कुछ रिलेशन मिलेंगे, वहाँ से आप ये निकाल सकते हैं। अगर दोनों पार्टिकल्स के मास बराबर हैं तो थीटा सी की वैल्यू अगेन 0 से पाई तक हो सकती है, लेकिन तब थीटा एल की वैल्यू केवल 0 से π/2 तक। अगर दोनों पार्टिकल्स के मास बराबर होते हैं तो लैब फ्रेम में जो स्कैटरिंग एंगल होता है ये π/2 से ऊपर नहीं जा सकता है, 0 और π/2 के बीच ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए पूरा 0 से पाई तक कुछ कहीं भी वेरी कर सकता है, पर थीटा एल जो है वो केवल 0 से π/2। π/2 का मतलब क्या है? 0, 5, 10, 20, 30, 90 डिग्री। 90 डिग्री से पीछे के स्कैटरिंग को हम कहते हैं बैकवर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आप याद कीजिए, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का रदरफोर्ड का सबसे जो जिस फिर आश्चर्य हुआ था जिस ऑब्जर्वेशन पे, वो यही था, बैकवर्ड स्कैटरिंग हो रही थी। तो ये बैकवर्ड स्कैटरिंग जो है, जब मासेस बराबर होते हैं लैब फ्रेम में बैकवर्ड स्कैटरिंग आपको नज़र नहीं आएगी। ओके, तीसरा केस m1/m2 गामा अगर 1 से ज़्यादा हो, 1 से कम वाला केस दिस। ओके, यहाँ इन दोनों केसेस में ये दोनों फंक्शंस मोनोटोनिकली चेंज हो रहे हैं, मतलब ये जैसे जैसे 0 से पाई तक चेंज हो रहा है, ये भी 0 से पाई तक लगातार चेंज होता रहेगा। सेम वैल्यूज नहीं, लेकिन लगातार मोनोटोनिकली साथ साथ इंक्रीज़ करेगा। 0 से पाई तक ये भी इंक्रीज़ कर रहा है, 0 से पाई तक ये भी इंक्रीज़ कर रहा है। इंक्रीज़ में इक्वालिटी रिलेशन नहीं है, पर मोनोटोनिक तो है। यहाँ तो ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप ही है, ये इसके आधे पे रहता है। जबकि अगर ये वाला केस हो तो यहाँ जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जैसे जैसे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमारा स्कैटरिंग एंगल 0 से पाई तक वेरी करता है सीएम फ्रेम में, तो जो थीटा एल लैब फ्रेम में जो स्कैटरिंग एंगल है वो 0 से पहले एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है और फिर मैक्सिमम वैल्यू से फिर से 0 हो जाता है। इस केस में थीटा एल जो है 0 से किसी मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। अब वो मैक्सिमम वैल्यू मैं चाहूँगा आप खुद कंप्यूट करें कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा एल कितनी होती है इस फ्रेम में, इस वाले केस में। ओके, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के बाद फिर रिटर्न करके फिर से कम होकर धीरे धीरे फिर 0 होता है। तो यहाँ पे ये वाला सिनेरियो भी आ गया जो मैंने आपको ये कहा था ना, ये मॉड हमें क्यों लेना चाहिए। एक एंगल इंक्रीज़ करे, एक का इंक्रीमेंटल चेंज पॉजिटिव हो तो दूसरे का इंक्रीमेंटल चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। इस वाले रीज़न में आप देखें, जब तक ये मैक्सिमम की तरफ बढ़ेगा 0 से मैक्सिमम, ये तो लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, वहाँ ये भी इंक्रीज़ कर रहा है, ये पॉजिटिव चेंज। लेकिन इस पॉइंट के बाद ये जहाँ पे भी ये पॉइंट आता है मैक्सिमम वाला, इसके बाद ये एंगल डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, जबकि ये एंगल तो लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। तो जो इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं थीटा सी और थीटा एल के, वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसी केस के लिए ये मैंने रेफ़र किया था, ये हमें मॉड लिखना चाहिए यहाँ। ओके, तो इस केस में ये सिचुएशन भी आती है आपकी। ओके, आप ही कर सकते हैं। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू अलग अलग है, ये एक्सप्रेशन यही रिलेट कर रहा है, लेकिन टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो दोनों फ्रेम्स में हम कंप्यूट करें उनके अप्रोप्रिएट सॉलिड एंगल के ऊपर इंटीग्रेट करके, तो वो नंबर बराबर होगा। ओके, इनफैक्ट टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन ही तो होता है ऑल डायरेक्शंस। तो जब ये एक्सप्रेशन बराबर हैं तो ओवर ऑल डायरेक्शंस इनका इंटीग्रल भी बराबर होगा। ओके, तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को आप अगर आप नंबर ऑफ टिक्स की तरह सोचें, आपने हर तरफ डिटेक्टर लगा रखे हैं, तो टोटल कितनी टिक्स आप डिटेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टिक्स सारी सरफेसेस के ऊपर, सारे ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशंस के ऊपर वो सेम मिलेगा। तो सिग्मा टोटल जो है वो सेम होता है। ओके, डिस्पाइट डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अलग अलग होते हैं, और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कम्स आउट टू बी द सेम इन बोथ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। इसके अलावा आप कुछ और एक्सट्रीम केसेस का एनालिसिस कर सकते हैं, जिस तरह से स्कूल लेवल पे भी हम करते हैं, 2 बॉडी कोलिजन के हम रिजल्ट निकालते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। जब एक पार्टिकल का मास 0 है, दूसरे का मास इन्फिनिटी है, या मिक्स्ड केस, या इसकी कई तरह से मिक्सिंग। तो माना जैसे एक्सट्रीम केसेस आप लें, माना गामा जो हमारा रेशियो है, माना ये 0 है। इसके 0 होने के 2 तरीके हैं, या तो m1 0 हो या m2 क्या हो, इन्फिनिटी, या दोनों सिचुएशन हो। ओके, मतलब अगर ये बेसिकली ये केस कब अप्लाई होगा, जब इंसिडेंट पार्टिकल का मास टारगेट के मास के मुकाबले नेग्लिजिबल है, टारगेट इज़ वेरी 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 हैवी कंपेयर टू द प्रोजेक्टाइल इनिशियल पार्टिकल। तो गामा इतना स्मॉल है, से ऑलमोस्ट 0। तो उस केस में आप एनालाइज करके देखें कि उस केस में हमारे एक्सप्रेशंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, व्हेन गामा इज़ ऑलमोस्ट। और दूसरा एक्सट्रीम केस, इनफैक्ट यहाँ पे से जस्ट वेरी क्विकली उसका एनालिसिस करूँ, इफ गामा इज़ वेरी क्लोज टू 0, साइन थीटा सी अपॉन कॉस थीटा सी, tan थीटा एल बराबर tan थीटा सी, इसका मतलब थीटा सी इज इक्वल टू थीटा एल। अगर आपके पास ये सिचुएशन है कि जो पार्टिकल आप फेंक रहे हैं उसका मास नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू दी स्कैटरिंग सेंटर टारगेट के रेस्पेक्ट में,
तो चाहे आप लैब फ्रेम में देखें चाहे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, दोनों में आपको स्कैटरिंग एंगल बराबर दिखेंगे, जीरो लिमिट में बराबर, अदरवाइज ऑलमोस्ट इक्वल। उसको आप सेंटर ऑफ मास और उसके टर्म में एनालाइज करने की कोशिश भी कर सकते हैं कि अगर इन्फाइनाइटली हैवी ऑब्जेक्ट होती है तो उसका सेंटर ऑफ मास वाला जो ऑब्जर्वर है वो इफेक्टिवली रेस्ट पे ही होता है, एंड सो ऑन। तो वो लैब फ्रेम से कोइंसाइड इसलिए कर रहा है। और दूसरी एक्सट्रीम लिमिट पे भी आप ट्राई कर सकते हैं फिर कि अगर अपोजिट सिचुएशन है, टारगेट का मास, प्रोजेक्टाइल का मास इज़ मच लार्जर, इन्फाइनेटली टाइम लार्जर से इन द लिमिट देन द मास ऑफ द टारगेट, तो उस लिमिट में क्या होगा वो भी आप एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर फॉर द टाइम बिंग। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वांटिटीज से स्टार्ट करेंगे। सो विद दैट थैंक यू एवरीबॉडी।